नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉर्निंग सेशन के डे 5 में। दोस्तों, आज के सेशन में हम हिस्ट्री का टॉपिक रखे हैं महाजनपद। देखिए, आप जानते हैं कि कुल 16 महाजनपदों का वर्णन है, किसमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है। उसके बाद आप याद रखिएगा कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए 16 महाजनपद में एकमात्र ऐसा जनपद था अस्मक था जो कि दक्षिण भारत का जनपद हुआ करता था। कहाँ का? दक्षिण भारत का ये जनपद था जिसकी राजधानी पोटली या पोतन हुआ करती थी। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आज का सेकेंड टॉपिक रहेगा हिस्ट्री का कुषाण वंश। देखिए, कुषाण वंश ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुषाण वंश का संस्थापक आप जानते हैं कुजुल कड़फिसेस हुआ था और कुषाण वंश सबसे अधिक स्वर्ण सिक्का जारी किए थे। ठीक है, सबसे अधिक स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला कौन सा वंश हुआ था? कुषाण वंश। और कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस और कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव हुआ था। ठीक है, कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क हुआ था और कनिष्क ने ही 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था, जिसे अभी भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और कनिष्क के समय में ही याद रखिएगा कि कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध सभाएं आयोजित हुई थी जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। ठीक है, बिहार से बाहर एकमात्र ऐसी बौद्ध सभाएं हुई थी जो कि कनिष्क के काल में हुआ था। कहाँ पे? कश्मीर के कुंडलवन में। इस बार का ये प्रश्न भी बना था बीपीएससी का कि बिहार से बाहर कौन सी बौद्ध सभाएं आयोजित हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चतुर्थ बौद्ध सभाएं जो कि बिहार से बाहर आयोजित हुई थी। कहाँ पे? कश्मीर के कुंडलवन में। और किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र की अध्यक्षता में। और शासक कौन था उस टाइम पे? कुषाण वंश का शासक कनिष्क हुआ करता था। ठीक है, तो आज के सेशन में हम कुषाण वंश से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आज के सेशन में हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि ये तुगलक वंश का सबसे महान शासक हुआ था। आप जानते हैं कि तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक दिल्ली पे राज किया था। ठीक है, करीब 94 वर्ष तक तुगलक वंशों का शासनकाल रहा था और सबसे कम समय तक खिलजी वंशों ने दिल्ली में शासन किया था। ठीक है, सबसे अधिक तुगलक वंश किया था और तुगलक वंश का ही शासक था फिरोज शाह तुगलक। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में पूरे फैक्ट जानेंगे। और वैसे हम दिल्ली से संबंधित दिल्ली सल्तनत पे हमने एक कंप्लीट लेक्चर करीब 3.5 घंटे का लेक्चर हमने बनाया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए। उसका लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आप आज के इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। उसका लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, आज के जो सेशन है इसमें ज्योग्राफी का टॉपिक है आपका पर्वत चोटियाँ। जितने भी पर्वत चोटियां हैं, चाहे माउंट एवरेस्ट हो, गॉडविन ऑस्टिन हो जिसको केटू भी बोलते हैं, काराकोरम केटू, फिर उसके बाद कंचनजंगा, फिर नंगा पर्वत, नंदा देवी, गुरु शिखर, कामेत एवं त्रिशूल आदि आदि जितने भी चोटियां हैं जो एग्जाम में बनते हैं जिससे प्रश्न, उन सभी चोटियों के बारे में आज के सेशन में हम पढ़ेंगे। उसके बाद प्रमुख रेखाएं, जितने भी रेखाएं हैं, चाहे वो समलवन रेखा हो, समदाब रेखा हो, समगढ़ी रेखा हो, समोच्च रेखा हो, समवृद्धि रेखा हो, इन सभी रेखाओं के बारे में भी हम पूरे डिटेल से जानेंगे। ठीक है, आगे देखिए पॉलिटी। आज के सेशन में पॉलिटी का टॉपिक है वित्त आयोग। देखिए, आप जानते हैं कि वित्त आयोग का वर्णन आर्टिकल 280 में किया गया है। किसमें? आर्टिकल 280 में किया गया है। अभी वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। किसकी अध्यक्षता में? तो अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में किया गया है। ठीक है, इससे पहले 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? एन के सिंह किए थे। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हुए थे? केसी नियोगी हुए थे। कब? 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। आगे देखिए, सेकेंड टॉपिक है आज का कैग। देखिए, कैग याद रखिएगा, इसको भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में कैग बोलते हैं, शॉर्ट में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, सीएजी याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। याद रखिएगा, इसका वर्णन है आर्टिकल 148 में। कैग का वर्णन किसमें है? आर्टिकल 148 में। इसका आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आज के इस पॉलिटी का सेशन है आपका। पॉलिटी के आज के सेशन में पॉलिटी का टॉपिक है प्रमुख समितियां। जितने भी संविधान सभा की इंपॉर्टेंट समितियां हैं, उन सभी समितियों के बारे में आज के सेशन में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद देखिए मिसलेनियस का आज का टॉपिक है आपका समाधि स्थल से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। फिर शोध संस्थान, जितने भी शोध संस्थान है उन सभी टॉपिक को भी आज के सेशन में हम कवर करेंगे। ठीक है, शोध संस्थान से संबंधित सभी फैक्ट और समाधि स्थल, जितने भी समाधि स्थल हैं और संबंधित व्यक्ति हैं, उनके बारे में आज के सेशन में देखा जाएगा। ठीक है, देखिए आज का जो ये सेशन है बिहार सीजीएल के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। यूपीएसआई के लिए, बीपीएससी एडीओ के लिए, बिहार दरोगा के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए और एंड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो बीपीएससी टीचर हो,
ठीक है, बिहार दरोगा हो, बिहार सीजीएल हो, सभी एग्जाम के लिए आज का ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, आप जानते हैं कि जैसा कि हम प्रत्येक सेशन मॉर्निंग सेशन में हम 10 क्वेश्चन एमसीक्यू लेते हैं और ये 10 क्वेश्चन जिस जिस टॉपिक से रहता है हम उस टॉपिक को कंप्लीट आपको करवाते हैं। ठीक है, तो जितने भी मॉर्निंग सेशन है आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और आप चाहे तो इसे डेली का होमवर्क रख सकते हैं। ठीक है, यानी पर डे का आप इसको होमवर्क बना सकते हैं कि आज के दिन भर का आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आज हमको इतना टॉपिक कंप्लीट करना है। और यकीन मानिए अगर 50 दिन लगातार आप अच्छे से मॉर्निंग सेशन को कवर कर लीजिएगा तो आपका लगभग टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगले ही मंथ, ठीक है, नेक्स्ट मंथ से नवंबर महीने से आप याद रखिएगा कि इवनिंग सेशन लेके हम आ रहे हैं। इवनिंग सेशन में आप जानते हैं कि मॉर्निंग सेशन में जीके जीएस को हम कवर करवाएंगे और इवनिंग सेशन में जितने भी मैथ्स के टॉपिक हैं, मैथ्स और रीजनिंग को कवर करवाया जाएगा। पहले तो मैथ्स चलेगा लगातार 1 महीने, यानी पूरे नवंबर तक आपको मैथ्स का कवर करवाया जाएगा। मैथ्स में हम 50 क्वेश्चन रखेंगे एक सेशन में, ठीक है, और 50 क्वेश्चन सभी टॉपिक से रहेंगे। ठीक है, और 50 टाइप के रहेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप हो सकते हैं उन सभी टाइप के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो मॉर्निंग सेशन में हम जीके जीएस को कवर करेंगे और इवनिंग सेशन में मैथ्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए मॉर्निंग सेशन के डे 5 का फर्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए है कुजुल कड़फिसेस, बी है कनिष्क, सी है मिनांडर और डी है नागसेन। देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस था। आप याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और किसी भी वंश का संस्थापक और अंतिम शासक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। अगर हम पूछे कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था, तो याद रखिएगा कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कौन था? वासुदेव था। और कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। आपके मन में कनिष्क का विचार आया होगा, मेरे भाई कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक हुआ था। ये कुषाण वंश का ये महान शासक था। आप याद रखिएगा कि जिस वर्ष यह गद्दी पे बैठा था, कुषाण वंश का शासक बना था 78 ईस्वी में। याद रखिएगा कि इसके द्वारा शक संवत चलाया गया था। शक संवत 78 ईस्वी में चलाया गया था, जिसे भारत सरकार के द्वारा अभी प्रयोग में लाया जाता है। आगे हम पूरे संवत के बारे में पूरे डिटेल से देखेंगे, शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत, गुप्त संवत, सभी संवत के बारे में। ठीक है, देखिए कनिष्क के समय में ही आप जानते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध सभाएं का आयोजन किया गया था। बौद्ध सभाएं का आयोजन कहां पे किया गया था? कश्मीर के कुंडलवन में। कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? आपको पता ही होगा, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था। और वसुमित्र की रचना का क्या नाम है? आप जरूर याद रखिएगा, महाविभास सूत्र। महाविभास सूत्र वसुमित्र की रचना का नाम है। देखिए महाविभास सूत्र को याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। महाविभास सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे अभी हम पूरे डिटेल से कनिष्क और पूरे कुषाण वंश से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी को पूरे क्लियर करेंगे। ठीक है, और बौद्ध धर्म पे हमने ऑलरेडी एक कंप्लीट लेक्चर बनाया है, ठीक है, या कंप्लीट वीडियो डाला है अपनी इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए मिनांडर और नागसेन। देखिए मिनांडर हिंद यूनानी शासक था। मिनांडर हिंद यूनानी शासक था, याद रखिएगा। और मिनांडर के द्वारा पूछे गए प्रश्न, ठीक है, और उस प्रश्न का उत्तर दिया था नागसेन। ठीक है, नागसेन के द्वारा दिए गए उत्तर, मिनांडर के द्वारा पूछे गए प्रश्न और नागसेन के द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संकलित है। ठीक है, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो एक पुस्तक है जिसमें याद रखिएगा कि मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर शामिल हैं। किस पुस्तक में? मिलिंद पन्हो में। ठीक है, या फिर इसी को मिलिंद प्रश्न भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, अब हम कुषाण वंश से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले आपके सामने है कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या है। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या है? तो याद रखिएगा, सबसे पहले हिंद यूनानी आया था। ठीक है, आप जानते हैं कि मिनांडर जो था ये हिंद यूनानी शासक ही था। उसके बाद फिर शक आया, उसके बाद फिर पहलव और उसके बाद फिर कुषाण आया था। ठीक है, तो हिंद यूनानी, शक, फिर पहलव, फिर कुषाण। और ये कुषाण का टॉपिक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ के जाइए। देखिए पहलव के बाद कुषाण आए जो यूची एवं तोखड़ी कहलाते थे। यूची एवं तोखड़ी कहलाते थे। देखिए ये जो यूची और तोखड़ी है, ये 5 कबीला, याद रखिएगा, यूची नामक एक कबीला जो था ये 5 कुलों में बटा हुआ था। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बटा हुआ था, उन्हीं में से एक कुल था जिसका नाम था कुषाण। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। ठीक है, इसको बस एक नजर आप देख लीजिएगा बस। ठीक है, ये बस आप याद रखिएगा कि आने वाले भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या है, इसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए कुषाण वंश। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक कौन हुआ था? कुजुल कड़फिसेस हुआ था। और कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था?
कुषाण वंश का अंतिम शासक हुआ था आपका वासुदेव। ठीक है, जब भी किसी वंश के बारे में आप पढ़िए तो उसका प्रथम शासक और अंतिम शासक आप जरूर पढ़ लिया करिए। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए इसकी राजधानी, कुषाण वंशों की राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर, पुरुषपुर या पेशावर। और द्वितीय राजधानी की अगर बात करें तो कुषाण वंश का द्वितीय राजधानी मथुरा हुआ करता था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस, इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर हुआ करती थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक था आपका वासुदेव, कुषाण वंश की द्वितीय राजधानी मथुरा हुआ करती थी। ठीक है, आगे देखिए इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ था? कनिष्क हुआ था। आगे देखिए कनिष्क के बारे में आप पूरी डिटेल से हम लोग देखते हैं। देखिए कनिष्क ने 78 ईस्वी में, जिस ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था, बैठने के समय में एक संवत चलाया जिसे शक संवत के नाम से जानते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, आप ईस्वी भी इसका याद रखिएगा कि शक संवत की शुरुआत कब की गई थी? 78 ईस्वी में। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। ठीक है, और ये जो शक संवत है इसे भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। किस संवत को? शक संवत को। और शक संवत की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? कनिष्क के द्वारा। और कब किया गया था? तो याद रखिएगा 78 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये है। ठीक है, आगे देखिए अब हम जितने भी संवत हैं, जितना भी संवत है उन सभी संवत के बारे में पूरी डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने है विक्रम संवत। देखिए विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व, किसी किसी बुक में आपको 58 ईसा पूर्व भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो 57 ईसा पूर्व या 58 ईसा पूर्व में शुरुआत हुई थी विक्रम संवत की। देखिए शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 या 58 ईसा पूर्व में एक संवत चलाया गया जिसे विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। किस संवत के नाम से जानते हैं? विक्रम संवत के नाम से। और क्यों चलाया गया था? ये शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चलाया गया था। ठीक है, कहा जाता है कि उज्जैन का एक स्थानीय शासक, ठीक है, उज्जैन का एक स्थानीय शासक शकों को पराजित कर दिया था, शकों को बाहर खदेड़ दिया था। इसी विजय के उपलक्ष्य में याद रखिएगा कि 57 ईसा या 58 ईसा पूर्व में एक संवत चलाया गया जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई थी जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई थी। ठीक है, याद रखिएगा कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 या 58 ईसा पूर्व में एक संवत चलाया गया जिसे विक्रम संवत के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई थी जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई है। और सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था। ये गुप्त वंश का शासक था, आप याद रखिएगा। सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य कौन हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें कि अंतिम विक्रमादित्य कौन हुआ था तो याद रखिएगा हेमू, या इसी को हेमचंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो अंतिम विक्रमादित्य आपका हेमू था और प्रसिद्ध विक्रमादित्य हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, और हेमू के बारे में आप जानते ही हैं कि अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित करके इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, उसी युद्ध में ये मारा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए अब हम जितने भी संवत हैं, ठीक है, उन सबके बारे में एक नजर देखते हैं और सबका ईस्वी आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने है विक्रम संवत। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व, कहीं कहीं पे आपको 58 ईसा पूर्व लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में ये प्रश्न आएगा तो या तो 57 ईसा पूर्व ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा या फिर 58 ईसा पूर्व दिया हुआ रहेगा। अगर दोनों बाय द वे दे दिया, ठीक है, तो आप 57 ईसा पूर्व को टिक करिएगा। ठीक है, आगे देखिए शक संवत। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। याद रखिएगा, देखिए विक्रम संवत की शुरुआत किसके द्वारा किया गया ये नाम उल्लेखित नहीं है, सिर्फ लिखा गया है कि उज्जैन के एक स्थानीय शासक ने शकों को खदेड़ के बाहर कर दिया था और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया गया था जिसको विक्रम संवत के नाम से जाना गया था। ठीक है, उज्जैन का एक स्थानीय शासक के द्वारा। ठीक है, यहाँ शासक का नाम मेंशन नहीं है इसलिए आप इतना याद मत रखिएगा। ठीक है, बस याद रखिए कि 57 ईसा पूर्व या 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया गया था। ठीक है, शक संवत चलाया गया था 78 ईस्वी में। और यहाँ पे आप ईस्वी में कंफ्यूज मत होइएगा मेरे भाई। देखिए कभी कभी ये पूछ दिया जाता है और 57 ईसा पूर्व रहेगा आपके ऑप्शन में, फिर रहेगा 57 ईस्वी, फिर रहेगा 78 ईसा पूर्व और फिर रहेगा 78 ईस्वी। ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है। मान लीजिए अगर आपसे पूछ दिया कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, तो 57 ईस्वी भी है और 78 ईस्वी भी है। ठीक है, ईसा पूर्व भी है और ईस्वी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसको बार बार आप एक बार इसका हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको बार बार आप रिपीट करिए। ठीक है, आगे देखिए गुप्त संवत। देखिए गुप्त संवत की शुरुआत 319 या 20 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। ये भी गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, अभी हम लोग जस्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त संवत की शुरुआत करने वाला था। ठीक है, याद रखिएगा दोनों के बारे में। प्रथम जो था चंद्रगुप्त प्रथम, ये गुप्त संवत की शुरुआत किया था कब? 319-20 ईस्वी में। और चंद्रगुप्त द्वितीय ये प्रसिद्ध विक्रमादित्य हुआ था। ठीक है, आगे देखिए हिजरी संवत।
देखिए हिजरी संवत की शुरुआत 24 सितंबर 622 ईस्वी को 24 सितंबर 622 ईस्वी को हुई थी। पैगंबर साहब के मक्का से मदीना की यात्रा, पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत, जिसको हिजरी संवत के नाम से भी जाना जाता है, शुरुआत हुई थी। कब हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी? 24 सितंबर 622 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा क्यों हुई थी। उसी दिन पैगंबर साहब, आप जानते हैं कि मुस्लिम या इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन थे? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक है, तो पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए अब है आपके सामने इलाही संवत। देखिए इलाही संवत की शुरुआत अकबर के द्वारा 1583 ईस्वी में किया गया था। कब? 1583 ईस्वी में इलाही संवत की शुरुआत अकबर के द्वारा 1583 ईस्वी में शुरू किया गया था। आप जानते हैं कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब किया था? 1582 ईस्वी में। कब किया था? 1582 ईस्वी में। और आप याद रखिएगा कि अगले ही वर्ष 1583 ईस्वी में इसने इलाही संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, तो एक बार पूरे संवत को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व या 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, किसके द्वारा? उज्जैन के एक स्थानीय शासक के द्वारा शकों को बाहर खदेड़ कर पराजित कर दिया गया था या बाहर खदेड़ दिया गया था। और इसी खुशी में, ठीक है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 या 58 ईसा पूर्व में एक संवत चलाया गया, जिसे हम लोग विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। और उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई थी, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई थी। और सबसे प्रसिद्ध जो विक्रमादित्य हुए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय हुए थे, जो कि गुप्त वंश के शासक थे। और सबसे अंतिम विक्रमादित्य हुए थे आपके हेमू। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व या 58 ईसा पूर्व में हुई थी। शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा किया गया था। और शक संवत को अभी भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। फिर गुप्त संवत की शुरुआत 319-20 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, जो कि गुप्त वंश का शासक था। हिजरी संवत की शुरुआत 24 सितंबर 622 ईस्वी को हुई थी। पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में हिजरी संवत या मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए इलाही संवत की शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था 1583 ईस्वी में। ठीक है, और अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी 1582 ईस्वी में। ठीक है, हमने पूरे मुगल काल पे एक कंप्लीट लेक्चर शूट किया है। ठीक है, अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। वहां पे हम जितना भी आपको कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है, उन सब का पीडीएफ आपको देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए कुषाण वंश का शासक कनिष्क जो है, देखिए यह बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय में बट गया था। कौन कौन सा? एक हीनयान में बटा था, एक हीनयान, और दूसरा बना था महायान। हीनयान, आप याद रखिएगा, ये मूर्ति पूजा का विरोध करता है, ये मूर्ति पूजा का विरोध करता है, जबकि महायान ये मूर्ति पूजा का समर्थन करता है। ठीक है, आप याद रखिएगा कि हीनयान ये भगवान बुद्ध को, यानी बुद्ध को एक महापुरुष मानता है। ठीक है, यानी सामान्य पुरुष मानता है, जबकि महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध को भगवान मानते हैं। ठीक है, देखिए कनिष्क के शासन काल में ही बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। इसके बारे में हमने आपको बताया ही। आप याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म की जो चार सभाएं हुई थी, इन चार सभाओं में इस बार के बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चार सभाएं में से आप याद रखिएगा जो तीन सभाएं हुई थी ये बिहार में हुई थी, और एक मात्र ऐसी सभा थी जो कश्मीर के कुंडलवन में, ये चतुर्थ बौद्ध सभाएं हुई थी, जो कि बिहार से बाहर हुई थी। ठीक है, इस बार के बीपीएससी में प्रश्न था कि कौन सी बौद्ध सभाएं बिहार से बाहर आयोजित हुई थी। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध सभाएं बिहार से बाहर कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुई थी। ठीक है, अगर हम प्रथम की बात करें तो प्रथम राजगिरी में आयोजित हुआ था, द्वितीय आपका वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ कश्मीर में। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का आप वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने पूरी डिटेल से इसके बारे में बताया है। ठीक है, आगे देखिए, और याद रखिएगा कि वसुमित्र चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किए थे, और इनका एक प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है महाविभाष सूत्र, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। और इस संगति में, चतुर्थ बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष के तौर पे अश्वघोष को रखा गया था। ठीक है, अश्वघोष इसकी उपाध्यक्षता किए थे, और अश्वघोष की रचना का नाम है बुद्धचरित नाम है, आगे मिलेगा अभी आपको। इस बुद्धचरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभाष सूत्र, जो कि वसुमित्र की रचना है। और अगर पूछे कि बौद्ध धर्म का रामायण किसको बोलते हैं, तो बुद्धचरित को कहा जाता है, जिसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष हैं, जो चतुर्थ बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष भी रहे हैं। और चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था। और चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में। और ये एकमात्र ऐसी बौद्ध सभाएं थी जो बिहार से बाहर आयोजित हुई थी। ठीक है, बाकी आप जानते हैं कि जो तीन बौद्ध सभाएं हुई थी बिहार में आयोजित हुई थी, पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में, और तृतीय हुआ था आपका पाटलिपुत्र में। ठीक है, हम इस पे पूरी डिटेल से आपको बताया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और बौद्ध सभाएं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए,
अब देखिए कनिष्क के शासनकाल में कुछ इसके दरबार में विभूति रहा करते थे। कौन कौन थे? वसुमित्र थे। आप जानते हैं कि अभी वसुमित्र के बारे में हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है। इनकी रचना का नाम है महाविभास सूत्र। महाविभास सूत्र जिसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। पार्श्व थे, नागार्जुन थे। नागार्जुन के बारे में आप जानते हैं कि इनको याद रखिएगा कि भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। उसके बाद महाचेत थे, संरक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कनिष्क का राज कवि अश्वघोष हुआ करते थे। कनिष्क का राज कवि कौन थे? अश्वघोष थे, जरूर याद रखिएगा। अश्वघोष की रचना का नाम है बुद्धचरित। बुद्धचरित अश्वघोष की रचना है। बुद्धचरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बुद्धचरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। देखिए कनिष्क का राजवैद्य थे चरक। चरक जो थे कनिष्क के राजवैद्य हुआ करते थे। याद रखिएगा कि जो चरक थे ये आयुर्वेद का विख्यात विद्वान थे। चरक आयुर्वेद के विख्यात विद्वान हुआ करते थे और इनकी रचना का नाम है चरक संहिता। आप रचना जरूर याद रखा करिए। ठीक है, देखिए अभी 3 रचना आपके सामने है। वसुमित्र की रचना का नाम है महाविभास सूत्र, जिसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। उसके बाद अश्वघोष की रचना का नाम है बुद्धचरित, जिसको बौद्धों का रामायण कहा जाता है। फिर कनिष्क के राज वैद्य हैं आपके चरक, जिनकी रचना का नाम है चरक संहिता। ठीक है, और चरक ये आयुर्वेद का विख्यात विद्वान हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई थी। ये भी आप याद रखिएगा, कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? 102 ईस्वी में। आगे देखिए कुषाण ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन शासक थे? कुषाण शासक थे। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। देखिए इन्होंने उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो तांबे के सिक्के ये उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में जारी किए थे। आप अगर इसको नहीं भी याद रखते हैं, लेकिन इसको आप जरूर याद रखिएगा कि कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। ठीक है, सोने के सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के कौन जारी किए थे? कुषाण वंश के शासकों ने। ठीक है, देखिए चीनी जनरल पेन चोआ ने कनिष्क को हराया था। चीनी जनरल पेन चोआ ने कनिष्क को हराया था। देखिए कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे, इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए यह उपाधि इसने चीनियों से लिया था। देवपुत्र की उपाधि किससे लिया था? ये चीनियों से लिया था। आगे देखिए नागार्जुन। देखिए नागार्जुन के बारे में आप याद रखिएगा कि नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। आप याद रखिएगा कि भारत का बिस्मार्क किसको बोलते हैं? भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखिएगा, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के एकीकरण में काफ़ी अहम योगदान दिए थे। ठीक है, बिस्मार्क ये जर्मनी के एकीकरण में काफ़ी अहम योगदान दिया था। ठीक है, याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगर हम पूछे कि भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन याद रखिएगा गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। देखिए नागार्जुन की रचना का नाम है माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र नागार्जुन की रचना का नाम है। देखिए इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इसकी रचना का नाम है माध्यमिक सूत्र और इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। आगे देखिए नागसेन। नागसेन की रचना का नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो अभी हम आपको स्टार्टिंग में बताए ही थे। देखिए मिनांडर को इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। मिनांडर था कौन? तो याद रखिएगा ये हिंद यूनानी शासक था। मिनांडर ये हिंद यूनानी शासक हुआ करता था। तो हिंद यूनानी शासक मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया था? नागसेन ने दिया था। ठीक है, और याद रखिएगा कि मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर इसमें संकलित है। किसमें? मिलिंद पन्हो में। मिलिंद पन्हो में मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर संकलित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो नागार्जुन और नागसेन में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आगे देखिए गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। आगे देखिए गंधार कला के तक्षशिला प्रसिद्ध हुआ करता था। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध हुआ करता था। यह भी बात आप याद रखिएगा। देखिए रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन हुए थे? कुषाण शासक हुए थे। देखिए रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। रेशम मार्ग का आरंभ किसने कराया था? कनिष्क ने कराया था। आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। देखिए कुषाण काल में भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। कुषाण काल में ही भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किसके काल में हुआ था? कुषाणों के काल में। ठीक है, देखिए इस काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, ये सभी फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? वासुदेव हुआ था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था?
देखिए कुषाण वंश का अगर हम संस्थापक की बात करें तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कुजुल कडफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था। कुषाणों की जो राजधानी थी, याद रखिएगा, इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर हुआ करती थी। पुरुषपुर या पेशावर हुआ करती थी, आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आप याद रखिएगा, अगर द्वितीय राजधानी की बात करें तो कुषाण वंश की द्वितीय राजधानी मथुरा हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी? मथुरा हुआ करती थी, ठीक है। तो इतना तो आप जरूर याद रखिएगा। और कुषाणों ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। कुषाण वंश के शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, ठीक है। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले कौन थे? कुषाण शासक थे, ठीक है। तो चलिए, इस प्रकार से हमने कुषाण वंश से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको बताने का प्रयास किया और बताया भी, ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि टोपड़ा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? टोपड़ा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है मोहम्मद गोरी और डी है सिकंदर लोदी। तो याद रखिएगा कि टोपड़ा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाने वाला कौन, याद रखिएगा कि सल्तनतकालीन शासक था, फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने ही टोपड़ा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया था, ठीक है। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हम फिरोज शाह तुगलक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी फैक्ट को देखते हैं। याद रखिएगा कि सर्वाधिक नहरों का निर्माण करने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक हुआ था। फिरोज शाह तुगलक, इसने सर्वाधिक नहरों का निर्माण किया था। और याद रखिएगा कि इसके द्वारा हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाया गया था। तो सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाने वाला भी शासक कौन हुआ था? फिरोज शाह तुगलक हुआ था, ठीक है। देखिए, सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगर हम पूछे कि सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था जिसने नहरों का निर्माण किया था? सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करने वाला शासक कौन हुआ था? तो याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका प्रारंभिक नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक के नाम से जानते हैं। और इसके बारे में आप जानते ही होंगे, इसके पुत्र जौना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। याद रखिएगा। और गयासुद्दीन तुगलक ने ही सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किया था, ठीक है। और सर्वाधिक नहरों का निर्माण अगर पूछे तो ये फिरोज शाह तुगलक किया था, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने ही सर्वप्रथम सिंचाई कर हक ए सर्व लगाया था, जो कि कुल उपज का 1/10 भाग हुआ करता था, ठीक है। आगे देखिए, इसने ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। तो ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला भी शासक कौन हुआ था? फिरोज शाह तुगलक हुआ था। आगे हम अभी जजिया कर के बारे में पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। देखिए, इसने फलों की गुणवत्ता को सुधारने के उपाय किए थे। इसने अशोक के 2 स्तंभ मेरठ एवं टोपड़ा को दिल्ली लाया था। मेरठ एवं टोपड़ा को दिल्ली लाने वाला कौन था? याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक हुआ था, ठीक है। मेरठ एवं टोपड़ा 2 स्तंभ को, अशोक के 2 स्तंभ को दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे अधिक दास या गुलाम हुआ करते थे, ठीक है। इसको गुलामों का काफी शौक था, ठीक है। आगे देखिए, सर्वप्रथम आप देखिए जजिया कर के बारे में थोड़ा सा फैक्ट आप याद रखिएगा कि जजिया कर जो था ये एक प्रकार का धार्मिक कर हुआ करता था जो गैर मुसलमानों को अदा करना पड़ता था, ठीक है। जजिया कर क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों, यानी जो मुसलमान नहीं थे, उनको अदा करना पड़ता था। और जो मुसलमान थे उनको देना पड़ता था जकात, ठीक है। जकात जो था ये भी एक प्रकार का धार्मिक कर था, लेकिन ये जो था ये मुसलमानों के द्वारा दिया जाता था, ठीक है। मुसलमानों के द्वारा जो धार्मिक कर दिया जाता था उसको जकात बोला जाता था। और जो हिंदुओं के द्वारा या फिर जितने भी मतलब गैर मुसलमान हैं उनके द्वारा जो धार्मिक कर दिया जाता था उसको जजिया कर बोला जाता था, ठीक है। देखिए, जजिया कर की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। जजिया कर की शुरुआत करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। देखिए, इसने विधवा, विकलांग एवं ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ये विधवा, विकलांग एवं ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। देखिए, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला शासक कौन हुआ था? फिरोज शाह तुगलक। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ये ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। आप इस बात को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। और भारत में सर्वप्रथम जजिया कर कौन लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। और इसने 3 को बख्शा था। किसको किसको? याद रखिएगा, विधवा को, विकलांग को एवं ब्राह्मणों को, ठीक है। लेकिन ब्राह्मणों पर भी लगाया था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। आगे देखिए, सम्राट अकबर के द्वारा जजिया कर को 1564 ईस्वी में बंद कर दिया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, सम्राट अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। 1563 ईस्वी में याद रखिएगा कि अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त किया गया था। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया गया था। और 1564 ईस्वी में इसने जजिया कर को बैन कर दिया। लेकिन पुनः औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में इसे लागू कर दिया था, ठीक है। बंद तो किया था अकबर, लेकिन पुनः 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया, ठीक है। कि जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त करने वाला कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला हुआ था। जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कौन किया था? मोहम्मद शाह रंगीला किया था। तो ये आपका जजिया कर का पूरा हिस्ट्री था, ठीक है। एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानिए। देखिए, वैसे हम दिल्ली सल्तनत पे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पे जितने भी वंश हुए हैं उन सबसे संबंधित करीब 3.5 घंटे का लेक्चर हमने शूट करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाला
डाला है। अभी तक आपने अगर वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लीजिए, उन सब में आपका ये फैक्ट जितना है सब मिल जाएगा, ठीक है। उस वीडियो में आपको जितने भी दिल्ली सल्तनत के इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं, शासक हुए हैं, उन सब के बारे में हमने पूरी डिटेल से बताया है। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। देखिए इसने रोजगार दफ्तर खोल रखे थे, इसने दीवान खैरात नामक एक विभाग की स्थापना किया था और राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला ये पहला शासक हुआ था, ठीक है। इसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल का निर्माण करवाया था। इसको दासों का काफी शौकीन था, ये दास का काफी शौकीन था, इसलिए इसने दासों के रखरखाव के लिए दीवान ए बंदगान नामक एक विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके उसके जगह पे 4 प्रकार का कर रखा था। कौन कौन सा? खराज, खुम्स, जजिया एवं जकात, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप जरूर याद रखिएगा, इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। अनुवाद विभाग की स्थापना करने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसने रोजगार दफ्तर खोल रखे थे, इसने दीवान ए खैरात नामक एक खैराती अस्पताल बनाया था, ठीक है। दीवान ए खैरात, दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल बनाए थे, ठीक है। दीवान ए खैरात याद रखिएगा, ये गुलामों के देखरेख के लिए या फिर गरीब मुसलमानों के हित के लिए ये दीवान ए खैरात बनाया था। उसके बाद राज्यों के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला ये पहला दिल्ली सल्तनत का शासक हुआ था। उसके बाद इसे दासों का काफी शौक था, इसलिए इसने दीवान ए बंदगान नामक एक विभाग की स्थापना की थी, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके उसके स्थान पे 4 प्रकार के कर लगाए थे। कौन कौन से? खराज, खुम्स, जजिया एवं जकात, ठीक है। आगे देखिए इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। इसने कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी थी, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में आत्मकथा लिखने वाला एकमात्र शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक हुआ था, ठीक है। अगर हम मुगल वंश की बात करें तो मुगल वंश में 2 ऐसे शासक हुए हैं जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, एक आपका बाबर और एक हुआ था आपका जहांगीर, ठीक है। ये 2 ऐसे मुगल बादशाह थे जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, ठीक है। लेकिन अगर हम दिल्ली सल्तनत में बात करें तो दिल्ली सल्तनत में एकमात्र फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, ठीक है। और कुतुब मीनार के इसने 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि इसके समय में कुतुब मीनार के जो 4th पिलर थे, तो इसमें 4th पिलर थोड़ा क्षति पहुंच गया था, तो इसका ये मरम्मत करवाया था और इसके ऊपर एक और नए पिलर का निर्माण करवा दिया था, ठीक है। यानी 5वीं मंजिल का निर्माण करवा दिया था। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी, ऐबक के द्वारा नींव रखा गया था। इसको पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा इसे पूरा किया गया था, ठीक है। और उसके बाद आप याद रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने इसके ऊपर एक 5वीं मंजिल का निर्माण करवा दिया था। और थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि सिकंदर लोदी ने भी याद रखिएगा कि कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी, ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि 16 महाजनपदों की किस बौद्ध ग्रंथ में है? याद इसको सही कर लीजिएगा, 16 महाजनपदों का वर्णन, ठीक है, 16 महाजनपदों का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने, ए है भगवती सूत्र में, बी है जातक में, सी है अंगुत्तर निकाय में और डी है छांदोग्य उपनिषद में। याद रखिएगा कि 16 महाजनपदों का जो वर्णन है ये आपका किस बौद्ध ग्रंथ में है? अंगुत्तर निकाय में है। किसमें है? अंगुत्तर निकाय में ये एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी में 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है। अभी हम 16 महाजनपद के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। देखिए भगवती सूत्र ये जैन ग्रंथ है, ये जैन ग्रंथ है। याद रखिएगा कि भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। 16 महाजनपदों का वर्णन भगवती सूत्र में भी किया गया है जो कि एक जैन ग्रंथ है, ठीक है। और अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम महाजनपदों के उदय, महाजनपद जितने भी महाजनपद हैं, टोटल 16 महाजनपद थे, इन सब के बारे में पूरे डिटेल से देखते हैं। और इससे ज्यादातर प्रश्न आपको राजधानी के बारे में ही पूछा जाता है, ठीक है। देखिए महाजनपद और इसकी राजधानी, और दरोगा में तो इससे 2 प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। 2 प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न इस टॉपिक से बस रहते हैं, महाजनपद से रहते हैं, ठीक है। देखिए अंग की राजधानी है चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? चंपा। देखिए मगध की राजधानी थी गिरिवज्र या राजगृह, ठीक है। काशी की राजधानी हुआ करती थी वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। देखिए वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। बज्जी की राजधानी थी वैशाली, विदेह या मिथिला, ठीक है, वैशाली, विदेह या मिथिला, ये बज्जी की राजधानी थी। एक बार रिवीजन करिए। देखिए अंग की राजधानी का क्या नाम था? चंपा, ये बिहार दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद मगध की राजधानी का नाम था गिरिवज्र या राजगृह। काशी की राजधानी का नाम था वाराणसी। वत्स की राजधानी का नाम था कौशाम्बी। बज्जी की राजधानी का नाम था वैशाली, विदेह या इसी को मिथिला बोलते थे, ठीक है। आगे देखिए कोसल प्रदेश की राजधानी का नाम था श्रावस्ती। आप जानते हैं कि इसी श्रावस्ती में भगवान बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे। सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिए गए थे? भगवान बुद्ध के द्वारा श्रावस्ती में दिए गए थे, ठीक है। आगे देखिए अवंती इसकी राजधानी हुआ करती थी उज्जैन एवं महिष्मती, ठीक है, उज्जैन, महिष्मती। आगे देखिए मल्ल की राजधानी थी कुशावती, मल्ल की राजधानी कुशावती हुआ करता था। पंचाल की राजधानी थी अहिच्छिद्र या फिर काम्यपाल, ठीक है, अहिच्छत्र या फिर काम्यपाल। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती, चेदी की राजधानी शक्तिमती हुआ करती थी। आगे देखिए कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कंबोज की राजधानी थी हाटक, कंबोज की राजधानी कहाँ थी? हाटक। सूरसेन की राजधानी हुआ करती थी मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा।
अश्वक, अश्मक, यहाँ अस्मक या अश्वक कर लीजिएगा। अस्मक की राजधानी थी पोटली या पोतन, पोटली या पोतन। याद रखिएगा कि दक्षिण भारत का ये एकमात्र महाजनपद था, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए गंधार, गंधार की राजधानी थी तक्षशिला, गंधार की राजधानी तक्षशिला, और भारत से बाहर अभी वर्तमान में एकमात्र यही जनपद हुआ करता था, ठीक है। देखिए अस्मक, याद रखिएगा कि अस्मक की राजधानी कहाँ पे थी, पोटली या पोतन, ठीक है। और याद रखिएगा कि अस्मक ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। तो प्रश्न में पूछा जाता है कि 16 महाजनपद में दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था, अस्मक हुआ करता था, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन हुआ करती थी। देखिए गंधार के बारे में आप याद रखिएगा, ये भारत से बाहर का जनपद है, वर्तमान का रावलपिंडी एवं पेशावर जो कि पाकिस्तान का क्षेत्र है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सभी जितने भी महाजनपद हैं इसकी राजधानी आप जरूर याद रखिए, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एक बार चलिए रिवीजन कर लेते हैं हम लोग फास्ट में। देखिए अंग की राजधानी चंपा हुआ करती थी, मगध की राजधानी गिरिबज्र या राजगिरी थी, काशी की राजधानी वाराणसी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, बज्जी की राजधानी वैशाली विदेह या मिथिला, कौशल की राजधानी श्रावस्ती जहां पर भगवान बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे, अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती, मल्ल की राजधानी कुशावती, पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्यपल, चेदी की राजधानी शक्तिमती, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कंबोज की राजधानी हाटक, सूरसेन की राजधानी मथुरा हुआ करती थी, अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन, और गंधार की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। और अस्मक जो था ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद हुआ करता था, और गंधार ये भारत से बाहर का जनपद, वर्तमान का ये रावलपिंडी एवं पेशावर का क्षेत्र हुआ करता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट में कैग भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कैग, ठीक है। तो इसकी नियुक्ति किस संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा होता है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, ए है अनुच्छेद 280, बी है अनुच्छेद 76, सी है अनुच्छेद 148 और डी है अनुच्छेद 165। देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति इसको हटा नहीं सकता है, आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आप इससे पहले के सेशन में आपने पढ़ा था आर्टिकल 76 के बारे में। आर्टिकल 76 में महान न्यायवादी के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है, महान न्यायवादी के बारे में, जो कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी। और जानते हैं कि ये इसके बारे में कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है, यानी इसकी कार्यकाल की कोई अवधि नहीं है। लेकिन जब आप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में अभी हम पूरी डिटेल से आपको बताएंगे, इसकी कार्यकाल की अवधि है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्यकाल की अवधि आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इसमें से जो सबसे पहले पूरा होता है ये इसका कार्यकाल माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन भारत के जो महान न्यायवादी होते हैं, जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं भारत सरकार के, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसका कार्य अवधि रहता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले पूरा कर ले। देखिए आर्टिकल 280 ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 280 में है। आर्टिकल 165, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि केंद्र का महान न्यायवादी सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, उसी प्रकार से राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी का वर्णन है आर्टिकल 165 में। और होता कौन है, याद रखिएगा, महाधिवक्ता जो है ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है, जिसका वर्णन है आर्टिकल 165 में। तो जब भी आप महान न्यायवादी के बारे में पढ़ते हैं तो साथ ही साथ इसके बारे में भी पढ़ लिया करिए, ठीक है। आर्टिकल 76 में महान न्यायवादी का वर्णन है, और आर्टिकल 165 में याद रखिएगा महाधिवक्ता के बारे में वर्णन है। तो महाधिवक्ता जो है ये आपका राज्य में होता है, और महान न्यायवादी आपका याद रखिएगा कहाँ पे होता है, केंद्र में होता है, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है, और अगर केंद्र का सर्वोच्च विधि अधिकारी पूछे तो याद रखिएगा महान न्यायवादी होता है, ठीक है। अभी हम भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं इनके बारे में हम पूरी डिटेल से जानेंगे, ठीक है। देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, देखिए इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक किया गया है। 148 से लेके 151 तक भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। देखिए इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। लेकिन इसे हटाने की जो प्रक्रिया है ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है।
इसे राष्ट्रपति नहीं हटा सकता है। इसे हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है। यानी संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा, जिसका आधार साबित कदाचार या असमर्थता होगा। ठीक है, तो कदाचार या असमर्थता की स्थिति में इसे हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर। ठीक है, तो इसे हटाने की जो प्रक्रिया है ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले जब आपने आर्टिकल 76 को देखा था, जिसमें महान्यायवादी का वर्णन है, महान्यायवादी जो कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, इसे हटाने, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यानी राष्ट्रपति को इसे हटाने का पूरा अधिकार है। और आप जानते हैं कि महान्यायवादी ये भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो उसके तरफ से वकील का काम कौन करेगा? महान्यायवादी करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसे राष्ट्रपति नियुक्त तो करता है, लेकिन इसे हटाने का जो प्रक्रिया है ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। ठीक है, देखिए इसका कार्यकाल, आप जानते हैं कि महान्यायवादी का कार्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है। इसका कार्यकाल का उल्लेख है कि या तो 6 वर्ष होगा या 65 वर्ष की आयु तक का, इनमें से जो पूरा करेगा वही उसका कार्यकाल होगा। ठीक है, या तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक की आयु का। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 63 वर्ष की आयु में महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनता है तो ये किस कंडीशन को फुलफिल करेगा? 65 वर्ष की आयु को करेगा। ठीक है, जो ही ये 65 वर्ष का होगा ये इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए 55 वर्ष की उम्र में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनता है तो वो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक, याद रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है। आगे देखिए, यह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करता है। ठीक है, ये जब सेवानिवृत्त होता है तो इसके पश्चात ये भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करता है। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, ठीक है, लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आगे देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल को देता है, जिसे वह राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। ठीक है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल को देता है और राज्यपाल उसे उस राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। ठीक है, देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग को लोक लेखा समिति का आंख व कान कहा जाता है। ठीक है, तो लोक लेखा समिति का आंख व कान किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। ठीक है, आगे देखिए, अनुच्छेद 148 का क्लॉज 1। ठीक है, वैसे अनुच्छेद 148 ही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, इसमें किसका वर्णन है? इसके अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, तथा यह अपने पद से केवल उसी रीति एवं आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ ही चुका है। उसके बाद देखिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत, इसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है ये संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत, यहाँ याद रखिएगा विशेष बहुमत, ना कि साधारण बहुमत। ठीक है, विशेष बहुमत किसके द्वारा? विशेष बहुमत द्वारा सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर प्रस्ताव पारित करके इसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति करता है कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इसे हटाने की जो प्रक्रिया है ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 148 के क्लॉज 1 में है। ठीक है, आगे देखिए, अब है आपके सामने आर्टिकल 148 का क्लॉज 4 या फिर क्लॉज 4। इसमें देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात, जब ये पद से सेवानिवृत्त होता है तब ये भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, अब है अनुच्छेद 139, ये भी काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, भारत के नियंत्रक, इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 139 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित की गई है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 149 में। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। इसमें जो कैग है, ठीक है, कैग है, CAG, कैग जो है इसी को बोलते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसमें कैग के कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित किया गया है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 149 में। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब आपके सामने में आर्टिकल 151 का क्लॉज 1, 151 का क्लॉज 1 में देखिए, इसमें किसका वर्णन है? देखिए, इसमें भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ
याद रखिएगा, इसमें भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं, याद रखिएगा यहाँ 2 बार रिपीट हो गया है, संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को समक्ष प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति उसको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। ठीक है, जिस प्रकार से ये याद रखिएगा कि जिस प्रकार से आगे आप पढ़िएगा, आर्टिकल 151 का क्लॉज 2 में लिखा गया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्यों के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी प्रकार से केंद्र में भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, इसका कार्य है कि संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को ये राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति इसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। ठीक है, इसका वर्णन है आपका आर्टिकल 151 का क्लॉज 1 में। ठीक है, और आर्टिकल 151 के क्लॉज 2 में कहा गया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है और उस राज्य का राज्यपाल उसे विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। ठीक, लेखा परीक्षक महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवा शर्त अधिनियम 1971 के अनुसार 1976 में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग कर दिया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया था। आप इस चीज को भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 के अनुसार वर्ष 1976 में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया था। कब? 1976 में। ठीक है, तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। देखिए, यह राष्ट्रपति को 3 लेखा संबंधी, याद रखिएगा, यह राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। कौन कौन सा? विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट तथा सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट। और राष्ट्रपति इसको संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर इसको रखवाता है। तो याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक या लोक लेखा समिति का एक मित्र या मार्गदर्शक कहा जाता है। किसको? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक एवं लोक लेखा समिति का एक मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है, ये लोक निधि का अभिभावक होता है। ठीक है, एवं लोक लेखा समिति का मित्र एवं गाइड का काम करता है। ठीक है, आगे देखिए, यह केंद्रों के साथ साथ राज्यों का भी वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है। देखिए, वर्तमान में 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति हैं। याद रखिएगा, वर्तमान में 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? संजय मूर्ति हैं। इन्होंने 21 नवंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया है। तो आप ये अगर नहीं भी इसका डेट याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? संजय मूर्ति हैं। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, आप इसको एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, इस प्रकार से हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, हमने उन सभी फैक्ट को आपको बताया। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि निम्न में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है? निम्न में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है, ए है वित्त आयोग, बी है अंतर्राज्यीय काउंसिल, सी है योजना आयोग और डी है सहकारिता आयोग। तो याद रखिएगा कि किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वित्त आयोग। किसके सिफारिशों पर? वित्त आयोग की सिफारिशों पे होता है। और वित्त आयोग का वर्णन किसमें है? याद रखिएगा, आर्टिकल 280 में है। ठीक है, अभी हम वित्त आयोग के बारे में पूरे डिटेल से देखेंगे। देखिए, अब है आपके सामने वित्त आयोग। याद रखिएगा कि आर्टिकल 280 के अनुसार, किसके अनुसार? ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वित्त आयोग का आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक बार आर्टिकल रिवीजन करिए। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। आर्टिकल 165 में राज्यों के लिए महाधिवक्ता का वर्णन है। आर्टिकल, याद रखिएगा, 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल 280, इसमें वित्त आयोग का वर्णन है। ठीक है, तो इन चारों आर्टिकल को एक बार आप अच्छे से लिख ले। देखिए, अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार उससे पहले एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। आगे देखिए, वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 280 में है। 280 के अनुसार ही राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार या फिर उससे पहले भी एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, और इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 280 में है। ठीक है, और वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। देखिए, इसी प्रकार से राज्य वित्त आयोग होता है, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 243 का जॉ एवं अनुच्छेद 243 का मॉ में। ठीक है, या फिर कहीं कहीं पे आपको अनुच्छेद 243 का एक भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, अनुच्छेद 281 में किसका वर्णन है? देखिए, इसमें राष्ट्रपति वित्त आयोगों की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। याद रखिएगा, आर्टिकल 281 के अनुसार
281 में वर्णन है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। ठीक है, आगे देखिए, प्रथम वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। ठीक है, तो प्रथम वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये आप जरूर याद रखिएगा। और कब हुआ था इस भी आप याद रखिएगा, डेट ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कब हुआ था, 1951 ईस्वी में प्रथम वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में हुआ था। कब, 1951 ईस्वी में। ठीक है, अभी देखिए वर्तमान में 15वें वित्त आयोग का गठन एनके सिंह की अध्यक्षता में किया गया है। ठीक है, वर्तमान में 15वें वित्त आयोग का गठन एनके सिंह की अध्यक्षता में किया गया है। 15वें वित्त आयोग, अभी तो 16वां वित्त आयोग आ गया है। 16वां वित्त आयोग आप जानते हैं कि पनगढ़िया की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। ठीक है, तो 15वें वित्त आयोग अगर पूछे तो एनके सिंह की अध्यक्षता में किया गया था 15वें वित्त आयोग का गठन, और 16वां भी आ गया है पनगढ़िया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए अनुच्छेद 281 याद रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 281, ये पेज रिपीट हो गया आपका। इसमें राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, इसका वर्णन है आर्टिकल 280 में। वित्त आयोग में एक मुख्य होता है और इसके बाद 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 281 के अनुसार राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। ठीक है, आगे देखिए प्रथम वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। ठीक है, तो बस केसी नियोगी आप याद रखिएगा, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे ये। और कब किया गया था प्रथम वित्त आयोग का गठन, 1951 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का गठन अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में किया गया है। अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में। ठीक है, 16वें वित्त आयोग का गठन। अभी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है आपका, 16वां। अगर पूछे कि 15वां वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो याद रखिएगा एनके सिंह की अध्यक्षता में। ठीक है, याद रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए वित्त आयोग के द्वारा संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वित्त आयोग के द्वारा ही केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन किया जाता है। देखिए वित्त आयोग भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है। ठीक है, आगे देखिए राज्य वित्त आयोग, याद रखिएगा राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के नगर पालिकाओं तथा पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए यह जरूरी उपाय करता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए केंद्र एवं राज्यों में राजस्व बंटवारे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप वित्त आयोग से संबंधित आर्टिकल 280 याद रख लीजिए। इसका गठन राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के बारे में और एक आर्टिकल 281 के बारे में भी आप याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 281 में राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है, ये भी आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये बात आप बस इतना याद रखिएगा कि केंद्र एवं राज्यों में राजस्व बंटवारे यानी वित्त का जो विभाजन होता है या संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवरण का जो विवरण देता है, ये कौन देता है, वित्त आयोगों की सिफारिश पर होता है। किसके सिफारिश पर, वित्त आयोग की सिफारिश पे होता है। तो केंद्र एवं राज्य में राजस्व बंटवारे या संघ एवं राज्य के बीच वित्तीय विवरण वित्त आयोग की सिफारिश पे होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हमने वित्त आयोग से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखा। तो वित्त आयोग का बस याद रखिएगा, इतना तो आप जरूर याद रखिएगा कि वित्त आयोग का वर्णन आर्टिकल 280 में है, ये बात आप मत भूलिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका गठन कौन करता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। ठीक है, और अभी 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है, इसकी किसकी अध्यक्षता में, अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में। इतना तो आप जरूर याद रखिएगा। और वित्त आयोग का काम है केंद्र एवं राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। ठीक है, या फिर वित्त का विभाजन करना। ठीक है, आगे देखिए अब है प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन है, ए है BR अम्बेडकर, बी है JB कृपलानी, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है राजेंद्र प्रसाद। देखिए निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। हम तो इस प्रकार से याद रखते थे कि संघ अगर लग गया तो जवाहरलाल नेहरू ही होगा। ठीक है, ज्यादातर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा की जितने भी प्रमुख समितियां हैं उनके बारे में हम पूरी डिटेल से देखते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में पूरी डिटेल से कवर करते हैं। देखिए संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें प्रारूप समिति, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति को ही पांडुलेखन समिति भी कहा जाता था। देखिए इस समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर सहित कुल 7 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे, 7 सदस्य। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, याद रखिएगा। प्रारूप समिति को ही पांडुलेखन समिति भी बोला जाता है और इसमें भीमराव अंबेडकर सहित कुल 7 सदस्य शामिल थे और 7 सदस्य का नाम आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जाता है।
तो प्रारूप समिति में कौन कौन सदस्य शामिल थे? तो याद रखिएगा, गोपाल स्वामी अयंगर शामिल थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर शामिल थे, के.एम. मुंशी शामिल थे, मोहम्मद सादुल्लाह शामिल थे, बी.एल. मित्र शामिल थे और डी.पी. खेतान शामिल थे। ठीक है, तो एक बार रिवीजन करिए। देखिए, प्रारूप समिति को ही पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। और याद रखिएगा कि इस समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर सहित कुल 7 सदस्य शामिल थे। कौन कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान। यानी टोटल देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1 हो गए, गोपाल स्वामी अयंगार 2, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर 3, के.एम. मुंशी 4, मोहम्मद सादुल्लाह 5, बी.एल. मित्र 6 और डी.पी. खेतान 7। यानी टोटल 7 सदस्य शामिल थे अध्यक्ष सहित। ठीक है, आगे देखिए, बाद में इनमें बी.एल. मित्र के स्थान पर एन माधव राव तथा डी.पी. खेतान, यहाँ डी.पी. खेतान कर लीजिएगा, डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो गई थी, जिसके स्थान पे टी कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसमें बी.एल. मित्र के स्थान पे एन माधव राव को शामिल किया गया था तथा डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने के स्थान पर इनके स्थान पे टी कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। किनको? टी कृष्णामाचारी को। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो तदर्थ झंडा समिति भी काफी इंपॉर्टेंट है। इनके अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो प्रारूप समिति और तदर्थ झंडा समिति, इसको तो आप जरूर देख लीजिएगा। और प्रारूप समिति के जितने सदस्य थे, इन सभी सदस्य का नाम आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, तदर्थ झंडा समिति के सदस्य कौन कौन थे? तो याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद इसके सदस्य थे, सरोजनी नायडू सदस्य थे, सी राजगोपालाचारी सदस्य थे, के.एम. मुंशी सदस्य थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके सदस्य हुए थे। और तदर्थ झंडा समिति की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, याद रखिएगा ये भी डेट। आगे देखिए, भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। 2 झंडा समिति का, एक झंडा समिति अभी आप जस्ट पढ़े हैं, तदर्थ झंडा समिति, इसका गठन 23 जून 1947 को हुआ था। और एक झंडा समिति का जो उल्लेख मिलता है, इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा, 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, याद रखिएगा। और आप जानते हैं कि 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किनको बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बोलते हैं। ठीक है, याद रहेंगे। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी का विरोध हुआ था, जिसमें गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। ठीक है, आगे देखिए, अब हम संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति और राज्यों संबंधी समिति, ये जो 3 समिति हैं, संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, राज्यों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए थे। ठीक है, याद रहेंगे। आगे देखिए, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हुए थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति और तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति और राज्यों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संघ अगर दिख जाए तो आंख मूंद के आप पंडित नेहरू लगा सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर आंसर यही रहता है। ठीक है, आगे देखिए, वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे। प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित जितने भी समिति हैं, इसको भी आप एक नजर देख लीजिएगा। आगे देखिए, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने ही छोटे छोटे प्रांत को एकीकरण करने का काम किया था। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनके एकीकरण के योगदान के कारण ही इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क, आप जानते हैं कि जो बिस्मार्क था, ये जर्मनी के एकीकरण में जिस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में जितने भी छोटे छोटे प्रांत थे, उन सबका एकीकरण में ये काफी इंपॉर्टेंट इनका रोल रहा था। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए इनको प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। आगे है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि याद रखिएगा कि बारदोली की महिलाओं ने दी थी, याद रखिएगा। आगे देखिए, मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ठीक है, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष
अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। कौन थे? HC मुखर्जी थे। कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे KM मुंशी, ठीक है। सदन समिति के अध्यक्ष थे B पट्टाभी सीतारमैया थे। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, ठीक है। आगे देखिए, संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के अध्यक्ष थे GB मावलंकर। कौन थे? GB मावलंकर थे। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन हुए थे? तो याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए थे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और 1931 के जो कराची अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था, ठीक है। याद रखिएगा, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट समिति थे और उनके अध्यक्ष थे, ठीक है। इन सबको आप एक नजर जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन है ए है K2 गॉडविन ऑस्टिन, बी है कंचनजंगा, सी है नंदा देवी और डी है एवरेस्ट। देखिए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, K2 गॉडविन ऑस्टिन, यानी काराकोरम K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अभी हम जितने भी सर्वोच्च पर्वत चोटी हैं इन सबको एक नजर देखते हैं। देखिए, पर्वत चोटियां, देखिए सबसे पहले आपके सामने है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे पहले आपके सामने, देखिए यह विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक है। देखिए, इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है और यह नेपाल में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट कहां पे अवस्थित है? नेपाल में अवस्थित है। आगे देखिए, बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने वर्ष 1984 में एवरेस्ट शिखर चढ़ने पे सफलता पाई थी। आप एवरेस्ट को सही कर लीजिएगा यहाँ पे, एवरेस्ट, ठीक है। एवरेस्ट शिखर चढ़ने में सफलता सबसे पाने वाली प्रथम महिला कौन हुई थी? बछेंद्री पाल। और कब की थी? 1984 ईस्वी में, ठीक है। अगर द्वितीय महिला की बात करें तो द्वितीय महिला संतोष यादव हुई थी और यह 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला बनी थी, ठीक है। याद रखिएगा कि संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला थी, ठीक है। आगे देखिए, जिंको तावई यह एक जापानी पर्वतारोही है। यह 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रच दिया तथा ऐसा करने वाली यह प्रथम महिला बन गई। यह 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी बनी है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जुंको तावई एक जापानी पर्वतारोही है। यह सबसे पहले 1975 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट को फतह करके इतिहास रचा था और इतिहास रचने वाली प्रथम महिला बनी थी और यह 7 महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला भी है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। और भारत की प्रथम महिला जो एवरेस्ट को फतह की थी बछेंद्री पाल थी और ये 1984 ईस्वी में फतह इन्होंने किया था, ठीक है। याद रखिएगा। और द्वितीय महिला हुई है संतोष यादव, यह 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली महिला है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए, गॉडविन ऑस्टिन, इसको K2 के नाम से भी जानते हैं। यह भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ठीक है। यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और यह लद्दाख में स्थित है, ठीक है। तो गॉडविन ऑस्टिन के बारे में आप जरूर याद रखिएगा। यह भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कौन? गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। और यह पर्वत शिखर किस श्रेणी का है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई भी आप याद रखिएगा 8611 मीटर है और यह लद्दाख में स्थित है। वर्तमान में इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। पाकिस्तान के अवैध कब्जा वाले हिस्सा में गॉडविन ऑस्टिन पड़ता है। आप ये भी बात याद रखिएगा। आगे देखिए, कंचनजंगा। देखिए, कंचनजंगा यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? आपका गॉडविन ऑस्टिन। अगर दूसरी सबसे ऊंची चोटी बात करें तो कंचनजंगा है जो कि भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम एवं नेपाल में अवस्थित है। तो भारत में सिक्किम राज्य में स्थित है कौन सा आपका पर्वत चोटी? तो कंचनजंगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। कितना है? 8598 मीटर, ठीक है। एक बार आप रिविजन कर लीजिए। देखिए, गॉडविन ऑस्टिन या इसी का K2 नाम है। यह भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है और यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई है 8611 मीटर और यह लद्दाख में स्थित है। वर्तमान में इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, ठीक है। अब देखिए, कंचनजंगा यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि भारत के सिक्किम राज्य एवं नेपाल में अवस्थित है। इसकी कुल ऊंचाई है 8598 मीटर, ठीक है। आगे देखिए, वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया था। यह भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए, अब है आपके सामने नंगा पर्वत। देखिए, नंगा पर्वत याद रखिएगा, यह भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। यह भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। सबसे बड़ा सर्वोच्च चोटी कौन सा है? आपका गॉडविन ऑस्टिन है। उसके बाद है कंचनजंगा दूसरा और तीसरा है आपका नंगा पर्वत, ठीक है। आगे देखिए, फिर है नंदा देवी। देखिए, यह भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है। कभी कभी आपको क्रम में सजाने के लिए भी दे देता है, तो आप क्रम से जरूर याद रखिएगा। चौथी आपका नंदा देवी। देखिए, इसकी ऊंचाई 7816 याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है और यह कुमायूं हिमालय का पर्वत शिखर है। याद रखिएगा। और यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है और यूनेस्को द्वारा इसका वर्ष 1988 ईस्वी में इसे विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया था। तो नंदा देवी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। यह चौथी सर्वोच्च चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई है 7816 मीटर और यह कुमायूं हिमालय का पर्वत शिखर है। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
घोषित किया जा चुका है और यूनेस्को द्वारा 1988 में विश्व धरोहर के रूप में इसे संरक्षित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए गुरु शिखर। गुरु शिखर भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए गुरु शिखर यह अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। यह राजस्थान के सिरोही जिला में अवस्थित है। तो गुरु शिखर किसका सर्वोच्च चोटी है? तो अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। ठीक है, आगे देखिए कामेत एवं त्रिशूल पर्वत। कामेत एवं त्रिशूल पर्वत देखिए ये उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। कामेत और त्रिशूल पर्वत कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। आगे देखिए माउंट आबू। माउंट आबू अरावली पर्वत का भाग है। माउंट आबू किसका भाग है? अरावली पर्वत का भाग है। और अरावली पर्वत का सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए गोसाई थान। गोसाई थान जो है यह तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। आगे देखिए उटकमंड। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ये आप याद रखिएगा, उटकमंड जो है ये नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा? उटकमंड। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए दक्षिण भारत का कोडाई कनाल। कोडाई कनाल, दक्षिण भारत का कोडाई कनाल ये तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत का कोडाई कनाल जो है ये तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। किस पहाड़ी में? पालनी पहाड़ी में। पालनी पहाड़ी कहां पे है? तमिलनाडु राज्य में। और याद रखिएगा कि दक्षिण भारत का जो कोडाई कनाल जो है ये तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट पर्वत चोटियां थी हमने उन सब के बारे में डिस्कस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 8 है कि समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन है ए है समदाब रेखा, बी है समवृष्टि रेखा, सी है समताप रेखा या फिर डी है समलवण रेखा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समवृष्टि रेखा। ठीक है, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समवृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक है, अब देखिए सभी जितने भी मानचित्र की प्रमुख रेखाएं हैं, जितने भी मानचित्र की प्रमुख रेखाएं हैं इसको आप एक नजर पढ़ लीजिए। देखिए समलवण रेखा। समलवण रेखा इसका इंग्लिश नाम भी आप याद रखिएगा। देखिए मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती हैं जहां पर समान लवणता पाई जाती है। ठीक है, तो मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है उसको हम लोग समलवण रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए समदाब रेखाएं। समदाब रेखाएं समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं को समदाब रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसको समदाब रेखा कहा जाता है। आगे है समगहरी रेखाएं। तो समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं समगहरी रेखाएं कहलाती है। ठीक है, तो समगहरी रेखाएं समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं समगहरी रेखाएं कहलाती है। एक बार रिवीजन कर लीजिए। समलवण रेखा मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है। ठीक है, तो समान लवणता को मिलाने जाने वाली जो रेखा है उसको समलवण रेखा कहते हैं। समदाब रेखा समान वायु दबाव वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। समगहरी रेखा समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखा को समगहरी रेखाएं कहते हैं। आगे देखिए समोच्च रेखा। समोच्च रेखा देखिए समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं को समोच्च रेखाएं कहा जाता है। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती है। फिर है समवर्षा दशक रेखाएं। समवर्षा दशक रेखाएं या इसी को समवृष्टि रेखा भी कहा जाता है। तो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा समवर्षा दशक रेखा कहलाता है। याद रखिएगा। अगला है सम्मान रेखा। ठीक है, सम्मान रेखा तो वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है उसी को सम्मान रेखा कहते हैं। ठीक है, सम्मान रेखा क्या हुआ? वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लीजिए आप। देखिए समोच्च रेखा। समोच्च रेखा समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती है। समवर्षा दशक रेखा या इसी को समवृष्टि रेखा भी बोलते हैं। ये आज का प्रश्न भी है आपका। देखिए समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा दशक रेखा कहा जाता है। फिर है सम्मान रेखा। सम्मान रेखा वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को दर्शाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है। ठीक है, आगे देखिए समधूप रेखा। समधूप रेखा वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले दो स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। ठीक है, समधूप रेखा वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। याद रखिएगा, उसे समधूप रेखा कहा जाता है। फिर है समताप रेखा। मानचित्र पर समान तापमान के स्थान को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को समताप रेखा कहा जाता है। तो इन सभी रेखा को याद रखना काफी आसान है। समताप रेखा यानी मानचित्र पर समान तापमान। ठीक है, समधूप रेखा मानचित्र पर जो धूप की समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, तो एक बार इन सबको आप जरूर पढ़ के जाया करिए। और ज्यादातर आपको समवृष्टि रेखा पूछता है। ठीक है, समवृष्टि रेखा और समोच्च रेखा ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। ठीक है, आप इसको एक नजर जरूर देख के जाया करिए। तो चलिए इस प्रकार से हमने मानचित्र की जो प्रमुख रेखाएं थे हमने उन सबको एक नजर देखा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने कि राजघाट किनकी समाधि स्थल है। राजघाट किनकी समाधि स्थल है। ऑप्शन है ए है जवाहरलाल नेहरू का, बी है राजीव गांधी का, फिर है ज्ञानी जेल सिंह का, या फिर महात्मा गांधी का। तो राजघाट किनकी समाधि स्थल है, काफी फेमस है प्रश्न ये। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है आपका, राजघाट नाम है। ठीक है, हमने महात्मा गांधी पे पूरी डिटेल से एक वीडियो बनाया है, इनके बारे में पूरे फैक्ट हमने बताया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए और आधुनिक भारत के सेक्शन में महात्मा गांधी पर हमने पूरे वीडियो बनाया है। ठीक है, आप देखिए जितने भी समाधि स्थल हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट समाधि स्थल हैं और उनसे जो संबंधित व्यक्ति हैं, उनको हम एक नज़र देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने है राजघाट, समाधि स्थल का नाम है राजघाट। देखिए राजघाट महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल है राजघाट। आगे देखिए जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल कहाँ पे है, शांतिवन। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है शांतिवन। आगे देखिए लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल है विजय घाट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये सभी समाधि स्थल है। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल है विजय घाट। फिर देखिए इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है शक्ति घाट। ठीक है, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है शक्ति घाट। फिर है मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। कौन सी घाट, अभय घाट। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है राजघाट, जो आज का प्रश्न भी है आपका। फिर है जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम है शांतिवन। फिर है लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। ठीक है, फिर है इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल का नाम है शक्ति घाट। फिर है मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। ठीक है, आगे देखिए चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। ठीक है, किसान घाट जो है ये चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। फिर देखिए उदय घाट के आर नारायणन का समाधि स्थल है। कौन सा, उदय घाट। फिर है वीरभूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है। ठीक है, फिर है महाप्रयाण घाट, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। फिर है नारायण घाट, ये गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करिए। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। उदय घाट के आर नारायणन का समाधि स्थल है। वीरभूमि ये राजीव गांधी जी का समाधि स्थल है। महाप्रयाण घाट ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। नारायण घाट ये गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। आगे देखिए समता स्थल जगजीवन राम जी का समाधि स्थल है। फिर चैत्रा भूमि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल है। फिर देखिए एकता स्थल ये ज्ञानी जेल सिंह का समाधि स्थल है। आगे देखिए कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा इनका समाधि स्थल कहाँ है, कर्मभूमि। आगे देखिए सदैव अटल ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल है। ठीक है, तो जितने भी समाधि स्थल हैं सभी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार अच्छे से देख के एग्जाम में जाइए। ठीक है, तो चलिए हमने पूरे समाधि स्थल को जो भी इंपॉर्टेंट थे उसको हमने आपको कवर करवाया और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन है आपके सामने, ए है कोयम्बटूर, बी है करनाल, सी है नई दिल्ली और डी है देहरादून। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में है। कहां पे है, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अब देखिए भारत के जितने भी प्रमुख शोध संस्थान है उन सबको हम एक नजर देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में स्थित है। फिर है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये कोयम्बटूर में स्थित है। ठीक है, आज का आपका प्रश्न भी रहा है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां पे है, नई दिल्ली में। ये कहां पे स्थित है, नई दिल्ली में। ठीक है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कोयम्बटूर में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये राजमुंद्री में स्थित है। फिर है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल में स्थित है। फिर है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये चेन्नई में स्थित है। तो ये सभी काफी इंपॉर्टेंट संस्थान है, एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कोयम्बटूर में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये राजमुंद्री में स्थित है। फिर है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल में स्थित है। फिर है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये चेन्नई में स्थित है। आगे देखिए अब है आपके सामने केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। फिर है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये नई दिल्ली में स्थित है। फिर है भारतीय मौसम वेधशाला ये पुणे में स्थित है। और यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, जबकि भारतीय मौसम वेधशाला ये है पुणे में। ठीक है, आगे देखिए रमन अनुसंधान संस्थान ये बेंगलुरु में है। फिर है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान ये अहमदाबाद में है। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है।
फिर है भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये नई दिल्ली में है, ठीक है। फिर है भारतीय मौसम वेधशाला, ये पुणे में है। तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान और भारतीय मौसम वेधशाला, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आगे है रमन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में। फिर है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? अहमदाबाद में, ठीक है। आगे देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, ये ट्राम्बे में है। फिर है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में। फिर है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये नई दिल्ली में स्थित है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे में, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, ये रुड़की में है। कहाँ पे? रुड़की में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान। फिर है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे में है। फिर है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये देहरादून में है। फिर है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये नई दिल्ली में है, ठीक है। फिर है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, ये रुड़की में है। फिर है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये भी नई दिल्ली में है, ठीक है। आगे देखिए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये देहरादून में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये नई दिल्ली में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, ये आपका कहाँ पे है? हैदराबाद में, ठीक है। आगे देखिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये आपका शिमला में है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। फिर है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, ये आपका बेंगलुरु में है। फिर है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ये आपका देहरादून में है। ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ। आगे देखिए भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान, ये रांची में है। जानते हैं कि झारखंड की राजधानी रांची में भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान है। फिर है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, ये आपका धनबाद में है, ठीक है। मैं आपको जितना भी शोध संस्थान दिख रहा है ये सभी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, ये आपका बेंगलुरु में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान आपका रांची में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान आपका धनबाद में है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए अब है आपके सामने, अब है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये देहरादून में स्थित है। फिर है भारतीय खगोल संस्थान, ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। फिर है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये आपका वाराणसी में है, ठीक है। फिर है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये आपका नई दिल्ली में है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये आपका लखनऊ में है, ठीक है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये आपका लखनऊ में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये आपका देहरादून में है। इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान, भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान, ये आपका कोलकाता में स्थित है। फिर है उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला, ये आपका गुलमर्ग में स्थित है, ठीक है। फिर है औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र, ये आपका लखनऊ में है। फिर है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, ये आपका कोलकाता में है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखिएगा। आगे देखिए अगला है आपके सामने केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका कोलकाता में है, ठीक है। आगे देखिए राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, ये आपका गुड़गांव में है। फिर है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये आपका कटक में है, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए भारतीय दलहन शोध संस्थान, ये आपका कानपुर में है। फिर है केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र, ये आपका खड़गवासला में है, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ये आपका पणजी में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ये आपका पणजी में। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से हमने जितने भी प्रमुख राष्ट्रीय शोध संस्थान थे, हमने उन सब के बारे में आपको पूरे डिटेल से बताया। जो इंपॉर्टेंट है आप उसे जरूर याद करके जाइएगा। इस सेशन में इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच, जो भी आपके दोस्त चाहे बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे का तैयारी कर रहे हो, या एसएससी का तैयारी कर रहे हो, या फिर पीसीएस का तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के तैयारी के लिए ये काफी हेल्पफुल होने वाला है। जिस भी एग्जाम में अगर जीएस का सिलेबस है, ठीक है, तो उस एग्जाम के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो आगे देखिए अभी बिहार दरोगा का इतना अच्छा वैकेंसी है, बिहार सीजीएल है आपके सामने, ठीक है, और यूपीएसआई है, बहुत अच्छा वैकेंसी अभी आपके सामने है। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, एक बार अच्छे से मेहनत करके सफल हो जाइए, ठीक है। और अगर आप इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हम अपने इस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डायरेक्ट यहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।